ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग कल की क्लास में देख रहे थे कि कैसे कैसे हमारी जो स्रोत हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, इनके द्वारा हम किसी भी देश की इकोनॉमिक्स का कैसे अध्ययन करते हैं, उन पे हम चर्चा कर रहे थे। जिन चीज़ों पे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे उनमें आप सबको पता है इकोनॉमिक का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। एडम स्मिथ के सिद्धांत और उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने कार्ल मार्क्स के जो तीनों चरण थे उनके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने आपको हिस्ट्री से रिलेट करके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे ही पैरेलल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अपनी बात को हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। जिस क्लास से हमने पुनः छोड़ा था, हम जीडीपी बात कर रहे थे, तो जीडीपी के बारे में हमने बेसिक बातें सब सीख ली थी। तो अगर आप जीडीपी सीख चुके हैं तो इसका अगला प्रोसेस आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है जीएनपी। तो जब जीएनपी पे बात करेंगे हम, तो आप सब जानते हैं कि जीडीपी में हमने देखा था किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा एक वर्ष में अर्जित समस्त आय, वह क्या थी? जीडीपी थी। अब हम बात करेंगे जीएनपी की। तो जीएनपी के बारे में पहले जान लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया है, जरा इस पे गौर करिएगा। यहाँ सिर्फ एन शब्द से पूरी डेफिनेशन बदलने वाली है, वरना जीडीपी पढ़ रहे थे आप। यहाँ पर बीच में डोमेस्टिक था, हमने बताया था वो घरेलू था। यहाँ नेशनल है, यानी किसी राष्ट्र की बात होगी। राष्ट्र की बात होगी तो जरा देखिएगा, हम बात करते हैं जब जीएनपी की, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो उसमें हम देखते हैं किसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा, याद रखिएगा यहाँ सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा। अभी आप बात कर रहे थे जीडीपी में जब, तो जरा समझिएगा यहाँ भौगोलिक क्षेत्र के जितने भी नागरिक थे, चाहे देशी हों या विदेशी हों, उन सब के बारे में आपने सीखा था। इसमें विदेशियों की आय जीडीपी में जोड़ लेते हैं और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी आय को हम हटा देते हैं, तो जीडीपी मिल जाता है। जब जीएनपी की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द जुड़ जाता है नागरिक, यानी किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में अर्जित समस्त आय। अब जरा नागरिक शब्द जुड़ गया, इससे पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो किसी क्षेत्र या किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में अर्जित समस्त आय, वह उस देश की जीएनपी होती है। तो नागरिकों से आपका तात्पर्य जो भारत के नागरिक हैं या इंडिया की परिवेश में बात करते हैं, तो जो इंडिया के लोग हैं उन सब की बात होगी, चाहे वो इंडियन बाहर जो रह रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के रूप में, या फिर जो इंडिया में रह रहे हैं, इन दोनों लोगों की आय को जोड़ लेते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो भारत में विदेशी रह रहे हैं, जो भारत में विदेशी रह रहे हैं, उनकी आय को हम हटा देते हैं, क्योंकि नागरिक शब्द जुड़ा है और जो देश के नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं की आय आप यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देश के जो नागरिक हैं या देश के बाहर जो इंडियन डायस्पोरा रह रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके मन और मस्तिष्क में पूरी तरह सेट हो जानी चाहिए। जीडीपी और जीएनपी में बस इतना ही अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ पर किसी देश के नागरिकों की बात की जाती है, वहाँ पर जीडीपी में किसी भौगोलिक क्षेत्र में बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो भौगोलिक क्षेत्र होता है, यहाँ सिर्फ नागरिक होते हैं। उसमें जीडीपी में क्या था, तुलना करके अध्ययन करिए। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन आप सब जानते हैं बहुत बेहतर माना जाता है। किसी चीज़ का आप जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर लेते हैं, तो आप जैसे आप अपनी तुलना विवेकानंद से करिए। अगर आप विवेकानंद से करिए तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप ग्रहण करना सीखेंगे। तो जरा तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है उस पर हम गौर करते हैं। तो उसमें क्या था जीडीपी में कि विदेश के जो लोग भारत में रह रहे हैं उनकी आय को हम जोड़ लेते थे। यहाँ जीएनपी में विदेश के जो लोग भारत में रह रहे हैं उनकी आय को हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ वो हमारे नागरिक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो ये थी जीएनपी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो जीडीपी होती है और जीएनपी होती है, उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीएनपी जीडीपी से हमेशा अधिक होती है। ध्यान रहेगा,
जीएनपी जीडीपी से हमेशा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा आप खुद समझ रहे होंगे, जो हमारे देश में विदेशी रह रहे हैं वो हमारे देश से ज़्यादा आय इकट्ठा करते हैं और अपने देशों में लेकर चले जाते हैं, जबकि भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो इंडियन भारत के बाहर रह रहे हैं, वो उनकी तुलना में कम लाते हैं। यानी विदेशी आय भारत से ज़्यादा ले जाते हैं और हम विदेशी आय, विदेशी मुद्रा कम ला पाते हैं। इसीलिए जीएनपी का मान जीडीपी से अधिक होता है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ें थी, इनको भी आपको समझना है। इसके बाद जब आपने जीएनपी समझ ली तो हमने आपसे बताया था इसके बाद आपको एनएनपी समझना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जरा एनएनपी पे बात करते हैं। एनएनपी पे जब बात करते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कल जो मैंने पढ़ाया था इसके बाद जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक, शुरुआत में इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम विधिवत इसके नोट्स बना देंगे जो आप अपनी कॉपी पे आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने मन में अच्छे से समझ लीजिए। कोई चीज़ ऐसी आपके पास नहीं होगी जो नहीं मौजूद हो। पेपर को देखते हुए ये सब चीज़ें काफ़ी विधिवत आपसे बताई जाती हैं, क्योंकि पेपर भी आपका बहुत अच्छा है और बड़ा है। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो एनएनपी है, एनएनपी में नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक एक अक्षर पे गौर करिएगा, शुद्ध शब्द जुड़ गया है। राष्ट्रीय उत्पाद तो है लेकिन शुद्ध वाला, तो शुद्ध वाला हमें कैसे मिलेगा? अगर हम जीएनपी में जो घिसावट होती है उसे हटा दें। ठीक है, जीएनपी में जो हमारी घिसावट होती है उसे हटा दें। ठीक है, तो इस घिसावट को जैसे ही आप हटाएंगे तो आपके पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। जीएनपी जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें जो भी हमारे देश के नागरिक थे, किसी न किसी फर्म, सेवा या उत्पाद क्षेत्र में जुड़े थे, उन सेवा क्षेत्रों में जिन मशीनरीज में काम कर रहे थे उनका कुछ ना कुछ हर वर्ष क्षरण होता है, यानी उनके मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ पैसा लगता है। अगर वो पैसा जो मेंटेनेंस में लगता है उसको जीएनपी से हटा दिया जाए तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जब हम देखेंगे तो वह हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय जो आय होती है उसके रूप में प्राप्त होता है। अब यही तो आपके पास जो आप प्राप्त कर रहे हैं एनएनपी, जो जीएनपी और घिसावट के समायोजन से मिली है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो एनएनपी है इसी को ही हम नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय कहते हैं। जरा समझिएगा, जो हमारे पास एनएनपी है एनएनपी है यही तो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, इसी ही तो हम नेशनल इनकम बोलते हैं। हालांकि आप जब अभी आगे विधिवत हमारे साथ थोड़ा चर्चा करेंगे जीवीए पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड पे, तो उससे भी आपको नेशनल इनकम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जरा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की तो हमें कैसे राष्ट्रीय आय मिली, जरा गौर फरमाइएगा। जो हमारी नेशनल प्रोडक्ट है वही राष्ट्रीय आय के रूप में निकलती है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा है वो कैसे निकलता है? जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी कि हमारा जीएनपी है उसमें घिसावट को हटा दें, मूलहास को हटा दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें छोटी छोटी अभी आपने सीखी। जीडीपी किसी क्षेत्र के समस्त नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त की गई आय को ही हम जीडीपी बोलते हैं, और जीडीपी में विदेशियों की आय को हम जोड़ लेते हैं, और जो हमारे देश के नागरिक बाहर रह रहे हैं उनकी आय को हटा देते हैं, क्योंकि क्षेत्र की बात होती है। जीएनपी में आपने देखा था कि विदेशियों की आय को हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे हम अपने नागरिकों की आय को जोड़ लेते हैं। अब जब हम एनएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल गया था, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल गया था, हमारे राष्ट्र की पूरी संपदा हमें प्राप्त हो गई थी। लेकिन अगर इससे हम घसावट को हटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। बस यही हमारी नेशनल इनकम है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब जरा बात करिएगा, ये हमारे पास राष्ट्रीय इनकम आ गई, यानी राष्ट्रीय आय आ गई, जिसकी आपको ज़रूरत थी। यही आपका राष्ट्रीय आय एक चैप्टर है, नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम में अगर आप जिस देश के भी नागरिक हैं
या इंडिया की ही बात करें तो राष्ट्रीय आय में अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन से भाग दे दें तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अब ज़रा देखिएगा, अगर हम यहाँ अपने देश की जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारे पास पीसीआई निकल आता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो हमारी पीसीआई है वो निकल आई। तो पर कैपिटा इनकम की जब बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय ही किसी अर्थव्यवस्था को और उस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को मापने का सबसे उचित मापदंड बताया गया है। यानी किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था की माप करनी है तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सबसे शुद्ध माप किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की बात होती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इस पर हम थोड़ा अभी बाद में चर्चा करेंगे। ये हमारे पास एक स्पेशल टॉपिक के रूप में, क्योंकि हम इसको विधिवत चर्चा करने वाले हैं नेशनल इनकम की, प्रति व्यक्ति आय की। ये सब इतना ही है, इतना ही इसमें आता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिटेल में अगर आप बुक में भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही मिलेगा, बस उसकी थोड़ा लैंग्वेज आपको ऐसी ऐसी बढ़ा के बता देंगे कि उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ज़रा बेसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, उतना ही आपके पास ज़रूरत का जितना भी आपके पास होना चाहिए था वो आपके पास सब हो गया। अब जीडीपी भी आपके पास, जीएनपी भी आपके पास, एनएनपी भी आपके पास, राष्ट्रीय आय आप कैसे निकालते हैं वो भी आपके पास, पर कैपिटा इनकम कैसे मिलती वो भी आपके पास। ठीक है, तो अब जरा इनसे हटके कुछ चीज़ें होती हैं, जरा उनको गौर करते हैं। एक विचारधारा यह अभी नई जन्मी है भारत में, तो यह करीब 2004 के बाद ही आई, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसके बारे में चर्चा तब हो गई ज़्यादा कि हम अपनी राष्ट्रीय आय जो है उसका जो आकलन है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट से हट के जीवीए के आधार पर करने लगे। तो अब जरा समझिएगा, नेशनल इनकम जो वर्ल्ड में निकाल सकते हैं वो हम इसी बेस पे निकाल सकते हैं, जीएनपी से घिसावट के आधार पर जो भी हमारे पास बचेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, एनएनपी, वही नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारी नेशनल इनकम होगी। लेकिन जब हम अपनी इंडिया के परिवेश में बात करते हैं, अगर हमें किसी दूसरे देश की बात करनी होगी तो हम जीएनपी माइनस जो हमारी घिसावट है उसको हटा करके ही हम या उस देश की नेशनल इनकम निकालते हैं। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं तो इस प्रोसेस से भी निकालते हैं, लेकिन इससे बेहतर प्रोसेस जीवीए के रूप में अब हमारे सामने है। तो जरा गौर करिएगा जीवीए क्या होता है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन। ठीक है, जीवीए, इसमें बताया गया कि अगर आप किसी भी देश की जीडीपी को देखें, यानी अगर किसी देश की आप जीडीपी की बात करते हैं, नॉर्मल है, हर देश की अपनी एक जीडीपी होती है, तो जीडीपी में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें, ध्यान रखिएगा सब्सिडी को जोड़ दें। ठीक है, तो जो सब्सिडी होती है उसको आप जोड़ दीजिए जीडीपी में और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास जीवीए मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस प्रणाली को इंडिया में इस समय नेशनल इनकम निकालने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, आप सब जानते हैं, तो इसको भी हमें अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब तरीके थे कि जीडीपी में हम कैसे कैसे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा के नेशनल इनकम को निकालते हैं। तो यहाँ जीडीपी का प्रयोग करके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे हैं वो हटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस पे ज़रा हम विधिवत देखिए बातचीत कर चुके हैं, इससे ज़्यादा इस पर चर्चा करने वाली थी नहीं। इसके बाद एक नया आपके पास और पॉइंट आता है, वो पॉइंट आपका होता है, जरा देखिएगा, वो पॉइंट आपका था एनडीपी। एनडीपी और जीएनपी को जरा साथ साथ देखिएगा।
एनडीपी और जब आप एनएनपी, इन दोनों पे बात करते हैं। एनएनपी आप समझ चुके थे, नेशनल प्रोडक्ट होता है, यह जीएनपी से घिसावट को हटा करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब आप एनडीपी की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है, जो हमारे देश की जीडीपी होती है, जीडीपी में से अगर घिसावट को हटा दें तो हमारे पास एनडीपी निकल आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी से घिसावट हटा दीजिए तो घरेलू उत्पाद निकल आएगा। जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद था, टोटल जितना था वो जीडीपी थी, लेकिन अगर उससे घिसावट हटा देंगे तो हमारे देश में वह आय निकल आएगी जो भारतीयों और जो भारत में विदेशी रह रहे हैं उनकी आय पूरी कितनी थी वो निकल आएगी। ये सब अर्थव्यवस्था को मापने के आंकड़े होते हैं। इन आंकड़ों पे बस इसी तरह आप चर्चा कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर आप कभी ऐसा चेक करना चाहें तो उस हमारे देश की जैसे जीडीपी है उसमें से कितनी घिसावट आई है, ये बजट में चर्चा होगी अच्छे से, इस पे आप उसको घटा दीजिएगा, आपके पास एनडीपी निकल आएगी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, इनको समझने से ही आप बेहतर आगे कर पाएंगे, इसलिए मैं इनको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा समझा रहा हूँ। जरा देखिएगा, एनएनपी के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके थे, तो ये हमारे पास कुछ शब्दावलियाँ थी जिनके बारे में हमें अच्छे से समझ में आ गया। जीडीपी के बारे में आप समझ चुके हैं, जीएनपी के बारे में समझ चुके हैं, एनएनपी के बारे में आप समझ चुके हैं। इसके बाद आपने जीवीए के बारे में समझा, नेशनल इनकम के बारे में समझा, नेशनल इनकम के 2 स्रोत होते हैं उनके बारे में आपने समझा, कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की एनडीपी की, तो एनडीपी भी आपने समझ ली। ये चीज़ याद रखिएगा, जो जीडीपी है और जीएनपी है ये हमारे पास सेवा क्षेत्र और उत्पाद क्षेत्र, ये हमने पिछली क्लास में भी जीडीपी पढ़ाते वक्त बताया था, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों सेवा क्षेत्र और उत्पाद क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि पूछते तो लगभग हर टाइप से। अब नेशनल इनकम पे लगातार 15-20 क्वेश्चन आपको सेट पेपर में मिलेंगे, तो उससे भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इन सब चीज़ों पर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपकी पैनी नज़र इन पर होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना था। अब जरा बात करते हैं, हमने आपसे बताया था पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में जरा हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की जब चर्चा करते हैं तो हमारे पास जो एक तरह से ऑथेंटिक चीजें सामने निकल के आती हैं वो 1868 में दादा भाई नौरोजी के एक पैम्पलेट से समझ में आती हैं। उन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया था जिसकी थीम रखी थी इंडिया डेथ टू ब्रिटिशर्स, यानी भारतीयों को कैसे ब्रिटिशर्स मार रहे हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा था। इसी में उन्होंने पहली बार धन दोहन का सिद्धांत बताया था। ये सब आप जानते हैं, क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि धन दोहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जो पर कैपिटा इनकम की बात थी, तो सबसे पहले 1867 में इनका पैम्पलेट छपा था। 68 में इन्होंने इस चीज़ पे चर्चा करके बताया कि कैसे कैसे अंग्रेज हमारे देश की जो संपत्ति है उसको भारत से ले जा रहे हैं। उसके कई सारे स्रोत भी बताए थे, इसके बारे में चर्चा अभी करते हैं। तो 1967 में पहली बार पर कैपिटा इनकम के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया। इस समय उन्होंने बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो मात्र 20 रुपये वार्षिक है, यानी प्रति वर्ष है। अब जरा सोचिए, 20 रुपये वार्षिक प्रति वर्ष। इन चीज़ों से यह आंकड़ा लगाया जा सकता है कि इस समय हमारा देश लगभग आर्थिक रूप से पंगु हो चुका था, क्योंकि हमारे देश की जो समृद्धि का मूल कारण था कुटीर उद्योग, अंग्रेजों ने उन्हें अपने औद्योगिक क्रांति के चरण में पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वह अपने सस्ते उत्पादों को भारत में भर रहे थे और भारतीयों को जो कच्चा उत्पाद तैयार करने के लिए बाधित किया जाता था वो नकदी फसलों पे ज़्यादा फोकस करते थे। इसलिए भारतीय अपने कुटीर उद्योग को छोड़कर अंग्रेजों की एक कृषि नीति में फंस गए। अभी जब कृषि की चर्चा करेंगे तो इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, कैसे कैसे उन्होंने हमारे देश की कृषि को नष्ट किया। तो इस पे ज़रा गौर करिएगा। पर कैपिटा इनकम के बारे में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने बताया, और दादा भाई नौरोजी ने जो बताया वो ये कि 20 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है। दादा भाई
दादा भाई नौरोजी ने इस आकलन के बारे में जब बताया तो हम लोगों के जो एक तरह से उदारवादी कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, अशोक मेहता, दादा भाई नौरोजी, महागोविंद रानडे, जिनको एमजी रानडे बोलते हैं, वो सब इस विचारधारा से काफ़ी परेशान हुए। कहने लगे हमारे देश की तो नेशनल इनकम बहुत कम है, इस तरह हम धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के जाल में लगातार फंसते जाएंगे। दरअसल कई सारी चीज़ें थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में ज़रा 2-3-4 लाइनें समझ लीजिए। दादा भाई नौरोजी इंडिया के पहले पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति थे, यानी इंडिया में पहले मैथ के प्रोफेसर दादा भाई नौरोजी ही बताए जाते हैं। कांग्रेस के उदारवादी दौर से जुड़े हुए थे, लगातार 3 बार कांग्रेस के आगे चल के अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। 1896 में, फिर 1893 में, और फिर आगे चल के 1906 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद जेल नेहरू को भी 3 बार बनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में और कई सारी चीज़ें फेमस हैं। इन्होंने रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना की थी। लंदन में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में भी बताया था, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया था। फिर इसके बाद इनके बारे में बहुत सारी और कथनीय बातें हैं, जिनके बारे में ज़रा सोचिए। 1901 में इन्होंने अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल जो थी इंडिया, उसको प्रकाशित किया। उसमें इन्होंने विधिवत बताया कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश का जो धन है वो बाहर ले जा रहे हैं। सैन्य खर्चों के लिए 40% हमारे देश का जो टैक्स होता था, 40% वो सिर्फ सेना पर व्यय कर देते थे। यानी अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो फोकस किस पे थी? भारतीयों को दबाने में, यानी वो अपनी सेना व्यवस्था पर ज़्यादा खर्च कर रहे थे। इसी तरह जो उनके अधिकारी हुआ करते थे उन पर सैलरी ज़्यादा व्यय करना। इसी तरह इंडिया हाउस का जो खर्च होता था वो भारतीयों के टैक्स पर ही दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों का दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी विरोध किया। आगे चल के इसे ही अनवरत रक्तस्राव का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक, जिसमें लगातार रक्त किसी शरीर से निकलता रहता है, वही यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने विधिवत 1968 में राष्ट्रीय आय यानी जो पर कैपिटा इनकम थी इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो दादा भाई नौरोजी के बाद हम बात करते हैं। देखिए ऐसे ही चर्चा करिए, कंपैरेटिव स्टडी आप कर रहे हैं, हिस्ट्री आप पढ़ ही रहे हैं, लगातार हिस्ट्री के जो पॉइंट्स आते हैं उनको भी आप रिलेट करना सीखिए। अब जरा 1967-68 में अगर आपसे पूछ ले कोई, भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉरेंस, याद रखिएगा। लॉरेंस के बारे में एक नीति बताई जाती है। अफगानिस्तान और उस समय रूस में युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उसने एक जिसको बोलते हैं मॉनेटरी अनडिस्ट्रक्टिव पॉलिसी अपनाई थी, यानी वो खड़ा रहा। रूस और अफगानिस्तान का युद्ध रहा, उसने जरा भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद जब बात करते हैं, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, तो पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया गया कि दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में बहुत सारी सच्चाइयाँ निकल के आई। इसके बाद जब आगे समझ में हम आगे बढ़े थोड़ा, तो हमारे पास BKRV राव जो थे उनका सिद्धांत सामने आया। इन्होंने 1931 और 32 में देश की 1931 और 32 में देश की राष्ट्रीय आय की गणना कराई और पर कैपिटा इनकम का इन्होंने बताया कि इस समय देश की जो राष्ट्रीय आय है वो मात्र 62 रुपये थी। जरा समझिए, इन्होंने बताया जो देश की राष्ट्रीय आय थी वो इस समय मात्र कितनी थी? 62 रुपये। तो इन 62 रुपये में जो BKRV राव का सिद्धांत था वो सिर्फ ये बताता है कि 62 रुपये राष्ट्रीय आय थी, ठीक, इसको समझ लीजिएगा। इसके पहले एक वाडियार थे जिन्होंने बताया था कि देश में राष्ट्रीय आय मात्र 49 रुपये थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो BKRV राव और वाडियार थे, यही आगे चल के जब देश आज़ाद होता है तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है 1949 में। तो उसमें PC महालनोबिस की अध्यक्षता में वाडियार और ये BKRV राव दोनों लोग शामिल होते हैं उस समिति में, और PC महालनोबिस का जो मॉडल आता है उससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो जरा PC महालनोबिस के मॉडल पे हम चर्चा कर लेते हैं। PC, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। महालनोबिस
पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जब देश आज़ाद हुआ तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। यह राष्ट्रीय आय समिति इसलिए गठित की गई कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय जब आज़ाद हुए तो देश में नेशनल इनकम कितनी थी, तो इसके बारे में पीसी महालनोबिस ने विधिवत देश में एक तरह से सर्वे करवाया। उसके बाद यह जो आंकड़े निकल के आए, उन आंकड़ों में बताया गया कि 246.9 रुपये इस समय प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की थी प्रतिवर्ष। 246.9 यानी हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रति व्यक्ति आय 250 रुपये से भी कम थी। ठीक, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी आगे ऐसा क्यों था। तो पीसी महालनोबिस के बारे में इतनी चीज़ें हम आगे चल के अभी कृषि में भी इनकी चर्चा करेंगे। पीसी महालनोबिस का मॉडल जो था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, जो हमारी राष्ट्रीय आय थी, तो इस समय हम राष्ट्रीय आय पे चर्चा कर रहे हैं, तो 246.9 रुपये थी। यानी अगर कोई आपसे पूछे, कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस जी थे। इसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। यह किसके लिए गठित किया गया था पीसी महालनोबिस यानी राष्ट्रीय आय समिति, तो आप सब बता देंगे कि पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की एक गणना कराने के लिए किया गया था। तो इस तरह क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, इन पर भी आपकी एक नज़र होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं, जब आपने राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम की बात कर ली, तो ये जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, ये हमें प्राप्त किन स्रोतों से होती है, जरा उनकी चर्चा कर लें। तो राष्ट्रीय आय के बारे में बस आपको इतना ही समझना था। प्रति व्यक्ति आय के बारे में जो हमारे पास ऐतिहासिक आंकड़े थे उनके बारे में हमें चर्चा करना था। इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ज़रा देखिएगा, हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की जिनसे हमें यह धन मिलता है, उत्पाद क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह क्षेत्र ही वास्तव में प्रति व्यक्ति आय को, हमारे देश की जीडीपी को, हमारे जीएनपी को जो धन के रूप में मिलता है, वही हमारे देश में क्षेत्र कहे जाते हैं। अब उन क्षेत्रों की चर्चा करते हैं जहाँ से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को धन मिलता है। तो ज़रा बात करते हैं अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र। तो हमारे देश में पहला क्षेत्र यानी देश आज़ाद हुआ या देश पहले से जिस कंडीशन में था, उस सब कंडीशन में सिर्फ जो मजबूत स्तंभ था वो हमारी कृषि थी। यानी हमारे देश की कृषि एक ऐसी जीविका निर्वाह कृषि थी जिस पर भारतीय देश आज़ाद हुआ फिर भी भरण पोषण के लिए अपना अनाज उत्पादित कर लेते थे। आगे चल के कंडीशन थोड़ा ख़राब हुई, जिसके लिए हमें अनाज तक आयातित करना पड़ा, खरीदना पड़ा किसी देश से। ठीक है, तो अब खैर जब से हरित क्रांति आ गई है, हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जब भारतीय कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी पहले क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका नाम आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में हम उन बेसिक चीज़ों को रख लेते हैं जिनसे हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें, सारे काम हो जाते थे। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर में हम क्या क्या रखेंगे? कृषि को रखेंगे, जो हमारे देश में खनन थे, बालू, मिट्टी, मोरंग, ये सब जो खनन के कार्य होते थे। फिर इसी में हम अपने देश की वानिकी को रख लेते हैं। इसी प्राथमिक सेक्टर में ही हम पशुपालन को भी रखते हैं। यही हमारे उस समय देश में जब आज़ाद हुआ तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, इनके अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। बाकी सब चीज़ें तो उन लोगों के लिए थी जिनके पास इन सब चीज़ों की पर्याप्त मात्रा हुआ करती थी। तो बहुत देश की करीब 70-75% की आबादी हमारे देश में ऐसी थी जिनके पास एक रोज का खाना हुआ करता था। तो ज़रा इस पे भी हम भी चर्चा करेंगे। कृषि जो हमारे देश की थी वो हमारे देश की जीविका कृषि कही जाती थी। तो इसके बाद जब हम खनन, वानिकी और पशुपालन को प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं तो हमारी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ती है कि वास्तव में उस समय देश की कंडीशन ऐसी रही होगी, इसको प्राथमिक सेक्टर में रखा गया। लेकिन आज जब हम बजट पढ़ते हैं, हम इसकी तुलना करते हैं, तो जीडीपी में इसके योगदान को देख के हम दंग रह जाते हैं।
जीडीपी में योगदान। जीडीपी में अगर हम कृषि क्षेत्र के योगदान की बात करें तो इस समय जो करंट के आंकड़े हैं 2019 के, वो 16% है मात्र। सोचिए, अभी 20 के आंकड़े आए नहीं हैं, क्योंकि इस साल की जो अभी बातें जो हुई हैं वो कुछ सही समझ में आई नहीं, तो इसके आंकड़े भी नहीं आ पाए। तो इसकी जब देखते हैं तो लगभग 16 के रेशियो में ही रहता है। तो जो जीडीपी के हमारे पास अभी कृषि क्षेत्र के आंकड़े हैं उसमें 2019 के आंकड़े हैं, चाहे आप यहाँ लिख लीजिए, इसी से आपका पेपर भी आने वाला है, करंट के यही आंकड़े हैं अभी। तो जीडीपी के जो योगदान था, तो जीडीपी में 16% प्राथमिक सेक्टर का योगदान था। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम इस प्राथमिक सेक्टर पर ही सारी चीज़ें हमारे देश की डिपेंड है। अभी जब हम कृषि बात करेंगे कृषि के चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि इस प्राथमिक सेक्टर ने कैसे देश को एक मजबूत स्तंभ दिया था। तो इसमें जब बात करते हैं हम द्वितीयक सेक्टर की, ये सब चीज़ें वास्तव में सिर्फ हमें इकॉनमी नहीं सिखा रही, हमें अपने जीवन शैली, हमें अपने क्षेत्र का चुनाव, इन सब पे भी सोचने पर विचार करा रही। तो ज़रा सोचिएगा, जो हमारा द्वितीयक सेक्टर है इसमें निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र को शामिल किया गया है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें जैसे आप भवन का निर्माण कराते हैं, सड़क का निर्माण कराते हैं, पुल का निर्माण कराते हैं, तो यह सब शामिल किए जाते हैं। इसका जो जीडीपी में योगदान है, जिससे जीडीपी में एक तरह से धन मिलता है जीडीपी को, इसमें द्वितीयक सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में वो करीब करीब 30% है। पिछले साल जो था 2018 के आंकड़ों में वो 29.4 के करीब था। ठीक, तो इस बार कुछ बढ़ गया है 2019 में, तो वो 30 के करीब पहुंच गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं तृतीयक क्षेत्र की, यानी जब तृतीयक क्षेत्र की बात आती है तो तृतीयक क्षेत्र में हम इसे तृतीयक क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, जरा देखिएगा। जैसे हमारी बैंकिंग जितनी सुविधाएं हैं वह सब सेवा क्षेत्र में ही आती हैं। बैंकिंग का अलग एक पूरा चैप्टर है, अभी हम आगे देखेंगे। तो बैंकिंग जितनी भी है हम सब सेवा क्षेत्र में पढ़ते हैं। इसी साथ बैंकिंग के साथ साथ जब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, यानी शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट जो है हमारा वो भी इसी में आता है, सेवा क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो हमारी शिक्षा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, यह सब भी तृतीय क्षेत्र में आता है। यानी यह क्षेत्र समृद्धशाली लोगों के लिए, चिकित्सा भी इसी में शामिल की जाती है, बीमा सुविधाएं जितनी हैं वो भी इसी में शामिल की जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका जीडीपी में जो योगदान है वह 54% के करीब है। ठीक, तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि जो हमारा प्राथमिक सेक्टर था, प्राथमिक सेक्टर का जीडीपी में योगदान मात्र 16% था। इन आंकड़ों को देख लीजिएगा। द्वितीयक क्षेत्र में जब आते हैं तो उसका जीडीपी में योगदान 30% था। तृतीयक क्षेत्र की जब बात करते हैं तो जीडीपी में 54%, यानी आधे से ज़्यादा हमने 54% जो है वो सेवा क्षेत्र के लिए जीडीपी में निर्धारित कर रखा। अब जरा देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारा सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर बहुत कमज़ोर था। अंग्रेज़ों ने जो बैंक्स, जो शेयर मार्केट, जो हमारी बीमा कंपनियां थीं, उनको स्थापित कराया था। देश से जब वो गए तो ये सब भी अपनी कमज़ोर स्थिति में आ गए। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली का भी जो विस्तार था वो भी बहुत कम था। आईआईटी और ये सब चीज़ें बाद में जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए। इसके बाद जब हम बात करते हैं देश में चिकित्सा व्यवस्था की, तो जो एम्स की प्रणाली है यह सभी बाद में देश में आई। तो कुछ जो बेहतर काम हुए वो देश की आज़ादी के बाद हुए। तो सर्विस सेक्टर हमारा देश की आज़ादी के बाद एकदम से बढ़ना शुरू हुआ।
ठीक। इसी क्रम में जब हम जीडीपी को देखते हैं तो जीडीपी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सर्विस सेक्टर का जो परसेंटेज है वो लगातार गिरता जाता है क्योंकि सेवा क्षेत्र हमारा बढ़ता चला जा रहा है। जीडीपी जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान था। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कोई, आयोग पूछता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था, तो कृषि का, यानी इस प्राथमिक सेक्टर का। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर द्वितीयक क्षेत्र की बात आती है तो जीडीपी में इसका 30% योगदान था, तृतीयक क्षेत्र में 54%। अब जरा बात करिए, इस समय आपके देश में, हमारे देश में सबके लिए एक चीज़ जरूरी थी, रोजगार। ठीक, तो जब जीडीपी की बात कर लेते हैं किसी क्षेत्र में तो हम रोजगार की भी बात करते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र का जो रोजगार में योगदान है, जो रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र, उसको ध्यान रखिएगा 47%। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र से हमें 47% रोजगार मिलता है। फिर इसके बाद जब द्वितीयक क्षेत्र की बारी आती है तो द्वितीयक क्षेत्र की जब बारी आती है तो द्वितीयक क्षेत्र रोजगार के लिए जो हमें योगदान दे रहा है उसको भी जरा हम देखते हैं। तो इसमें मात्र आपके पास 22% ही रह पाता है, यानी निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में हमारे देश के सबसे कम रोजगार मिल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की, जिसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन रोजगार में उसका मात्र 31% ही योगदान है। ठीक, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन लगातार पूछते हैं कि बताइए हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदाता कौन सा क्षेत्र है, यानी रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो हमारा सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र है, यानी प्राथमिक सेक्टर है, जिसमें 47%, लगभग आधी आबादी आज भी इसी से रोजगार प्राप्त कर रही है। आप सब गांव में कभी ना कभी गए होंगे, देखते होंगे, वहाँ के जो किसान हैं, संयुक्त परिवार की परंपरा है, वहाँ पे 8-10 लोग हैं, अगर खेती में ही वो लोग 4-5 लोग लगे रहते हैं, ये भी आप जानते हैं। इसी के साथ जब आप बेरोजगारी अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे अगर अर्थव्यवस्था में उन 4 लोग जैसे कृषि में लगे हैं 1 एकड़ भूमि में, तो उनसे 2 निकाल लिया जाए तो उससे कोई अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं आने वाला। वो कृषि काम वैसे ही 2 लोग कर सकते थे जैसे 4 कर रहे थे। तो इन जो लोगों को निकाला गया, इनको अगर अर्थव्यवस्था के द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में लगा दिया जाए तो ये राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाएंगे और अपने परिवार की जो एक स्थिति है उसको भी सुधारेंगे। यही हमारे देश में छिपी हुई बेरोजगारी है, यहीं से हमारे देश की छिपी बेरोजगारी, एक शब्द आप पढ़ते हैं ना, छिपी बेरोजगारी क्या है, तो वही जिनका अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में लगा हुआ रूप है, जिनको हम अगर निकाल लें तो अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही छिपी बेरोजगारी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है। हो सकता है यूपीएससी या एमपीपीएससी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो सबसे ज़्यादा छिपी बेरोजगारी किस में है, प्राथमिक सेक्टर में। ध्यान रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र में सबसे कम छिपी बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ वही लोग होंगे जो स्किल होंगे, दक्ष होंगे, वो इसमें शामिल किए जाएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में उससे भी कम। जरा एक बात और याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा रोजगार में स्थायित्व किस क्षेत्र में है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार में स्थायित्व प्राथमिक क्षेत्र में है। इसमें रोजगार के बहुत सारे जो आप देखते हैं, कृषि में जो लोग लगे हैं उनको कौन निकालने वाला है, वो लगे हैं, लगे रहेंगे। तो इसमें स्थायित्व ज़्यादा है। सबसे कम रोजगार में स्थायित्व तो सेवा क्षेत्र में। अगर आप जरा भी काम में ढिलाई करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर काम में जरा भी लापरवाही लगी तो उठा के बाहर कर देते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वीआरएस के थ्रू जो अभी गवर्नमेंट जिन लोगों को हटा रही है उसका मेन मॉडल यही है। सर्विस सेक्टर में वो लोग लगे हुए हैं, उनको काम करने में दिक्कत हो रही है या फिर जो भी इशू रहे हों, आगे चल के आप इन चीज़ों पे जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे। करंट की क्लासेस इसीलिए इंपॉर्टेंट और हो जाती हैं कि इन सब टॉपिक पे अच्छे से चर्चा हो जाती है। फिर जब बात करते हैं सर्विस सेक्टर में इन सब लोगों का दक्ष होना, तो दक्षता वास्तव में इस क्षेत्र में होगी तभी तो इस क्षेत्र में अच्छे से काम होगा, और हुआ भी है। देखिए जीडीपी में इसका 54% इसीलिए योगदान है क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो स्किल है, हर क्षेत्र में हर काम में माहिर होते हैं ये लोग, तो इसके लिए इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों पे चर्चा करते हुए हमने देखा कैसे कैसे जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है। ठीक, अब जब हम अपने चैप्टर पे आएंगे अभी
इंडियन कृषि अगले टर्न से शायद स्टार्ट होगी, तो उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो इन सब चीज़ों पे आप अच्छे से समझ बना चुके होंगे कि जीडीपी में कृषि का योगदान क्या है, रोजगार तो सबसे ज़्यादा दे ही रही, ये भी बात आपको ध्यान में होगी। इन सब चीज़ों पे आप विधिवत चर्चा कर चुके होंगे। जरा एक ग्राफ आपके सामने ये जो बना है इसको आप बना सकते हैं इसी तरह अपनी नोट्स बुक पे। इसके साथ साथ एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि जो हमारे देश में या फिर दुनिया के परिवेश में देखें, जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसकी जो एक तरह से भाग हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था को हम किन नामों से जानते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, किस नाम से उनको संबोधित किया जाता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया एक देश है, नाम है, लेकिन इसके साथ आगे एक शब्द जुड़ा है, इंडिया एक विकासशील देश है। ठीक है, तो जो ये कैटेगरी डिवाइड की गई है विश्व अर्थव्यवस्था की, उसको हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में। तो ये 4 भाग क्या होते हैं जरा समझ लीजिए। देश आज़ाद हुआ था उस समय 3 ही सेक्टर थे, चौथा सेक्टर देश की आज़ादी के बाद डेवलप हुआ, तो उसको हम आगे समझ लेंगे। अभी तो इन चारों सेक्टर पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो आपका हिस्सा आता है, वैश्विक आधार पर दुनिया के जो हम गणना करते हैं, दुनिया के बारे में बताते हैं, तो जो हमारे सामने पहली दुनिया आती है, ऐसे शब्द आप सुनते हैं, पहली दुनिया के वो देश कौन से हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा कर लेते हैं। जो पहली दुनिया है वह वास्तव में विकसित दुनिया के नाम से जानी जाती है। इसमें जो भी देश होगा वो विकसित देश होगा। विकसित देश को पहली दुनिया में शामिल किया गया है। इस समय इनकी संख्या 40 है। इनमें लैटिन अमेरिका के देश शामिल किए गए हैं, इसके बाद पश्चिमी यूरोप के देश शामिल किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान। यह पहली दुनिया के देश हैं। ठीक है, इनकी संख्या 40 है, याद रखिएगा। यह विकसित देश के नाम से भी जाने जाते हैं। जरा समझ लीजिए, विकसित। अच्छा, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बता देते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति आज विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है। ठीक, तो उस आधार पे हम विकसित शब्द दुनिया में किस आधार पे बताया जाता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा अविकसित है, इन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। तो ज़रा देखते हैं, जब विकसित शब्द आता है तो किसी देश को विकसित देश घोषित करने के लिए, विकसित देश बताने के लिए कुछ मापदंड अपनाए जाते हैं। तो वह मापदंड कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी देश को विकसित देश कहने के लिए 3 मापदंड बनाए गए हैं दुनिया में। अगर ये तीनों मापदंड कोई देश फॉलो कर लेता है तो उसे विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला मापदंड क्या है कि उस देश की उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक, किसी देश की अगर उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ उस देश को अन्य 2 मानदंड भी अपनाने होंगे। अगर इन 2 मानदंड में वो नहीं अपना पा रहा है तो वो देश विकसित नहीं कहा जाएगा। दूसरा मानदंड होता है विकसित आधारभूत ढांचा। विकसित आधारभूत ढांचा उस देश को विकसित देश कहने में मदद करता है। तीसरी बात आती है कि उस देश के उच्च प्रति व्यक्ति आय, विकसित आधारभूत ढांचा और उस देश में कैसा सेवा क्षेत्र का योगदान है, यानी सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान होना चाहिए। ये 3 मानदंड हैं। इन 3 मानदंडों को जो भी देश फॉलो करेगा वो विकसित देश है। अब जरा मैंने जिन देशों के नाम बताए, आपको लैटिन अमेरिका के बारे में बताया, पश्चिमी यूरोप के बारे में बताया, फिर हमने आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के बारे में बताया। ये विकसित देश हैं। इनमें किसी एक को आप ले लीजिए। हम बात करते हैं, जैसे आप जापान को ले सकते हैं। जापान में उच्च प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल सही है, वो विकसित देश
होने के लिए पहला मानदंड पूरा कर रहा है। दूसरा विकसित आधारभूत ढांचा है। हम जानते हैं जापान का विकसित आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत है। फिर इसके बाद सेवा क्षेत्र में जो योगदान है अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का, वो भी उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इन तीनों मानदंड को वो पूरा कर रहा है, इसीलिए हम उसे विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। अब जरा सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो आप सब जानते हैं कतर की है। कतर की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वह विकसित आधारभूत ढांचा और सेवा क्षेत्र ना होने के कारण आज विकासशील देशों में ही गिना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दुनिया में दक्षिण अफ्रीका का आधारभूत ढांचा है, जो विकसित आधारभूत ढांचा, वो सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 आधारभूत ढांचा होने के बावजूद उसकी प्रति व्यक्ति आय कम है और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान कम है, इसलिए उसे भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही रखते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि हम जिन देशों की बात कर रहे हैं उन देशों में तीनों मानदंड को फॉलो करना हो। ठीक है, तो इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे की बात करने से तात्पर्य ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरा क्षेत्र जो आता है उसे हम सोवियत संघ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें वह क्षेत्र यानी जो दूसरी दुनिया हमारी है, उस दूसरी दुनिया में भूतपूर्व सोवियत संघ के देश शामिल किए गए हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ के देश शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा, इसे यूएसएसआर भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत एंड रूस। इसमें आपको पता है रूस के पड़ोसी 14 देश के साथ रूस को शामिल किया गया, यानी यह 15 देशों का एक संगठन था जिसमें रूस इसका प्रमुख नेता था। 1991 में यह संगठन बिखर गया था। इसके बाद भारत ने नई आर्थिक नीतियों को लागू किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अभी। तो भूतपूर्व सोवियत संघ के जो 14 देश हैं उन्हें दूसरी दुनिया में शामिल किया गया है। ठीक है, इस दुनिया के बारे में दूसरी जो सोवियत संघ के बारे में आप चर्चा करेंगे वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो विधिवत चर्चा करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, इसमें रूस सहित उसके पड़ोसी 14 देशों को शामिल किया गया। ठीक, फिर इसके बाद जब चर्चा करते हैं हम तीसरी दुनिया की, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया में जब हम चर्चा करते हैं तो तीसरी दुनिया विकासशील देशों के नाम से जानी जाती है। यानी आज के परिवेश में जो देश विकसित देश नहीं है उन सभी देशों को विकासशील देशों के रूप में जाना जाता है। इन विकासशील देशों से ही कुछ देशों को निकाल के 14 प्लस रूस को हम सोवियत रूस संघ में रख देते हैं। याद रखिएगा, ये सब विकासशील देश ही हैं। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए ब्रिक्स संगठन जो है वह किस दुनिया में आता है? तो ध्यान रखिए तीसरी दुनिया में, क्योंकि ब्राज़ील हो, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, ये सब अपने किस देश में आते हैं? सब विकासशील देश में। ध्यान रहेगा। तो ये जो ब्रिक्स संगठन था, इसके जितने भी देश हैं वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं चौथी दुनिया की। इंडिया भी इसी में आता है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रिक्स संगठन बता दिया। ठीक, फिर इसके बाद जब चौथी दुनिया की बात करते हैं तो चौथी दुनिया में हम उन देशों को शामिल करते हैं जिनमें पेट्रोल की कीमत बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित होती है। यानी पेट्रोल कीमत बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव डालते हैं उन देशों को हम चौथी दुनिया में शामिल करते हैं। यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो वह देश प्रभावित होंगे। तो इंडिया तीसरी दुनिया में है, विकासशील दुनिया में, लेकिन इंडिया में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इस इंडिया पे प्रभाव पड़ता है। यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी प्रभावित हो जाती है, आप सब जानते हैं, चुनाव इस पे हारे जीते जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जिन देशों पर प्रभाव पड़ता है उन्हें हम चौथी दुनिया में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चौथी दुनिया के देश हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की, तो जरा ये जो दुनिया का आर्थिक एक तरह से ढांचा था उसको आपने देख लिया। अब हमें लगता है जिन चीज़ों को हमने समझा है कल और आज की क्लास में उन्हें हमें लिख लेना चाहिए। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे उम्मीद है कि एक सुंदर सी आप कॉपी अपने पास रखिए, पेन आप रखिए। विद्या के क्षेत्र में आप जितना भी काम करेंगे, आपको अगर लगता है अच्छे पेन से हेडिंग डालनी चाहिए तो उन हेडिंग्स को डालिए। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि हम हाइलाइटर का यूज करना चाहते हैं तो आप हाइलाइटर का यूज करिए। इन सब चीज़ों से आपकी जो एक शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट है वो लगातार बढ़ेगी। यानी आप हर क्षेत्र से दिमाग हटा करके अपना जो मन है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाते हैं। ठीक, गीता में यही तो ज्ञान देती हैं। गीता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो गीता के बारे में हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों और कर्मों को कैसे संतुलित करना है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को, मन को एक अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। चाणक्य यही तो कहता था। आप सोचिए, चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति, जो भी योद्धा अपने मन पे विराम पा लेगा, निश्चित ही वह दुनिया में एक दिन विजेता बनेगा। तो यह सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी ने भी गीता के बारे में बताया था कि जब मैं किसी गहन विषय पर चर्चा करता हूं और मेरा दिमाग शून्य हो जाता है तो मैं सिर्फ गीता माँ, गांधी जी ने गीता को अपनी माँ माना तो गीता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं गीता माँ से ही प्रेरणा लेता हूँ। अब आज की गीता माँ से मत प्रेरणा लीजिएगा, वो दूसरे क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो जरा हम चर्चा करते हैं। पहले आप छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, सुंदर सी, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आप सब समझ चुके थे, लिख लीजिए। अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक नया विषय है। ठीक है, 1776 में इसका जन्म हुआ था। ठीक, एक अमेरिकी एडम स्मिथ को इसका जन्मदाता माना जाता है। एक अमेरिकी एडम स्मिथ को इसका जन्मदाता माना जाता है, जिसने अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन, wealth of the nation लिखी। वेल्थ ऑफ द नेशन लिखी, लिख लिया। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक मौर्य काल में कौटिल्य, इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापारवाद यानी लेसेस फेयर के सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके तहत डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति का नियम प्रतिपादित किया गया। यह नियम मैंने आपको तीनों बताए थे, इनको आप अपने थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, लिख लीजिएगा बोर्ड से। पहला नियम था कि अगर मांग बढ़ेगी तो किसी वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, जिसमें मैंने आपको पेट्रोल के बारे में बताया था। दूसरा नियम मैंने बताया था कि अगर किसी वस्तु की कीमत, मांग जो है घटेगी तो कीमत भी घट जाएगी, जिसमें मैंने आपको कीपैड मोबाइल का एग्जांपल दिया था। तीसरा बताया था कि कीमत स्थिर है अगर, तो फिर उसकी मांग भी स्थिर रहेगी, और यह आपको सिंचाई सुविधाओं के बारे में बताया गया था। फिर इसके बाद हेडिंग डालिए, कार्ल मार्क्स ने विश्व अर्थव्यवस्था के 3 चरण बताए। पहला चरण लिखिए वाणिज्यवाद, जिसे कार्लिज्म बोलते हैं। यह 1500 से 1776 ईस्वी के बीच में है। ठीक है, 1500 से 1776 ईस्वी। फिर इसके बाद दूसरा चरण मुक्त व्यापारवाद या औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यह 1776 से 1850 के बीच में रहा। तीसरा, जब वित्तीय पूंजीवाद का युग देखते हैं तो यह 1850 से अब तक के लिए है। लिख लिया आपने। फिर इसके बाद आते हैं हम पहले चरण पे, तो हेडिंग डाल लीजिए। जो कार्ल मार्क्स ने 3 चरण बताए उनमें पहली हेडिंग डालिए, पहला चरण वाणिज्यवाद। ठीक, लिखिए, धर्म युद्ध क्रूसेड के कारण
यूरोप और भारत के मध्य संपर्क बाधित हो गया। धर्म युद्ध क्रूसेड के कारण भारत और यूरोप के मध्य मार्ग बाधित हो गया। फलस्वरूप भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई। समुद्र मार्ग से भारत की खोज हुई। भारतीय उत्पादों का निर्यात करके अधिकाधिक लाभ कमाया गया। इस अवधि में निर्यात पर जोर दिया गया, परंतु आयात को हतोत्साहित किया गया। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश यूएसए का शोषण किया। प्रतिक्रिया स्वरूप एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापारवाद का नारा दिया। दूसरा चरण आप हेडिंग डाल लीजिए, मुक्त व्यापारवाद 1776 से 1850। एडम स्मिथ की विचारधारा के साथ ही यह चरण प्रारंभ होता है। एडम स्मिथ की विचारधारा के आधार पर ही यह चरण प्रारंभ होता है। एडम स्मिथ ने बताया अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त रखना चाहिए। यूएसए मुक्त व्यापार का अगुवा बना। दुनिया के बाजार पर कब्जा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। इसी प्रक्रिया में यूरोपीय देशों ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन सब में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है, तृतीय चरण, जिसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। यह 1850 से अब तक चल रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ पूरी तरह से, अब सिर्फ लिखने को बचा था। लिख लीजिए, इस चरण में धन का प्रयोग करते हुए अधिकाधिक लाभ अर्जित किया गया। बैंक बीमा मनोरंजन जैसे सेवा क्षेत्रों का उदय हुआ। ठीक, तो यह आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको आपने कवर कर लिया। फिर आप हेडिंग डालिए जीडीपी। अब जरा हम समझते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे आंका जाता है, कैसे उसके आंकड़े निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, पहली हेडिंग ये आपकी होगी। लिख लीजिए जरा, किसी देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में अर्जित समस्त आय उस देश की जीडीपी कही जाती है। यह आय उत्पादन और सेवा क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। जीडीपी के अंतर्गत देश में रह रहे विदेशियों की आय जोड़ दी जाती है तथा देश के बाहर रह रहे भारतीयों की आय घटा दी जाती है। ठीक, दूसरा डाल लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। लिखिए, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित समस्त आय को उस देश की जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी में घिसावट को समायोजित करने पर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। फिर हेडिंग डाल लीजिए GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन। GDP में सब्सिडी को जोड़कर तथा इनडायरेक्ट टैक्स को घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक्स को क्लियर करने की कुछ चीज़ें थी जिनको आपने समझ लिया। इसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे। आपने अभी नेशनल इनकम की बात की थी, तो नेशनल इनकम हेडिंग डाल लीजिए प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 1868 में की। उन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई। उन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई। इसके बाद वाडियार और वी.के. राव ने भारत की आय की गणना की। इसके बाद वाडियार और वी.के. राव ने राष्ट्रीय आय की गणना की। उन्होंने 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई। उन्होंने 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई। अब जरा लेक्चर सुनिएगा, यहाँ आपको बहुत वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखाई दी जा रही हैं जो आपके पेपर में आने वाली हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने क्लास में बताई हैं, अगर उनसे आप कुछ चीज़ें, जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने जो बताया था, उनका पैम्पलेट बताया था मैंने, उनकी पुस्तक का नाम मैंने क्लास में लिया, वो सब यहाँ अगर आप नोट्स में अपने सजा लेंगे तो मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के पेपर्स में कहीं नहीं फंसने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं आज़ादी के बाद। देखिए, आज़ादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। आज़ादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। महालनोबिस ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई। महालनोबिस ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई। महालनोबिस की ही सिफारिश पर 1991 में CSO का गठन किया गया। CSO का गठन किया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसे ही बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। इसको 2 मई 1951 में स्थापना इसकी की। महालनोबिस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी वाडियार और वी.के. राव की, वो भी इस समिति में शामिल थे। महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इसको 2 मई 1991 में बनवाया। इनकी अध्यक्षता पे यही CSO आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना कराता है। इसी के जो आंकड़े होते हैं वही GDP, GNP इन रूपों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में समझ लीजिए। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जरा लिख लीजिए 2 लाइनें जो बची हैं। आज़ादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। महालनोबिस ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये प्रति वर्ष बताई। ठीक, इतना आपने लिख लिया था। इसके बाद महालनोबिस की ही सिफारिश से 1951 में CSO का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा भारत सरकार को समस्त अधिकृत आंकड़े यही उपलब्ध कराता है। जो GDP, GNP, राष्ट्रीय आय इनके हम पढ़ते हैं वही। इसकी एक अनुषंगी संस्था है, आगे जब पढ़ेंगे तो उसे हम CSSS बोलते हैं, तो उसको आगे हम देखेंगे, जिसके आंकड़े हमें
सैंपल सर्वे के रूप में मिलते हैं। एक छोटा सा सैंपल करा लेते हैं 10-20-50 घरों का, जिन पे आंकड़े डिपेंड, जैसे किस किस घर में टीवी है, किस घर में फ्रिज है, किस घर में मोबाइल है, किस घर में मोटरसाइकिल, इनके आंकड़े जो होते हैं उसी के आधार पर तुलना कर लेते हैं। आगे चल के बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए पहली, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र डालिए प्राथमिक क्षेत्र, इसमें लिख लिए कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य। कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य, वानिकी, ये सब इसी में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भवन निर्माण, पुल निर्माण, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बोर्ड में चार्ट बनवाया था, सेम उसी तरह आप बना लीजिए आराम से। उसी तरह साइड में उसमें रोजगार में कितना योगदान है और फिर जीडीपी में कितना योगदान, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जरा लिखिए द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण, उद्योग इसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्षेत्र शामिल किए गए। ठीक, इसके बाद भारत के, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, भारत के जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः, भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16%, 30% तथा 54% है। ठीक, ये सब आपने देख लिया है। इसके बाद इन क्षेत्रों में रोजगार क्रमशः 47%, 22% और 31% है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। फिर जरा हेडिंग डालिए आर्थिक आधार पर विश्व का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए आर्थिक आधार पर विश्व का वर्गीकरण। तो लिखिए पहली दुनिया। पहली दुनिया में विकसित देशों को शामिल किया गया है। पहली दुनिया में विकसित देशों को शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकसित देश कहे जाने के 3 मानदंड हैं। किसी भी देश के विकसित देश कहे जाने के 3 मानदंड हैं। पहला लिखिए उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च प्रति व्यक्ति आय। दूसरा लिखिए जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान। तीसरा विकसित आधारभूत ढांचा, विकसित आधारभूत ढांचा। भारत की कुल जीडीपी के आधे से अधिक भाग तृतीयक क्षेत्र से आता है, तृतीयक क्षेत्र से आता है। परंतु निम्न प्रति व्यक्ति आय एवं पिछड़े आधारभूत ढांचे के कारण भारत को विकासशील देश की श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है, विकासशील देशों की श्रेणी में ही रखा गया है। कतर की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, कतर की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दक्षिण अफ्रीका का आधारभूत ढांचा विकसित है, दक्षिण अफ्रीका का आधारभूत ढांचा विकसित है। परंतु सभी तीनों मानदंड को पूरा न करने के कारण इन दोनों को विकासशील देशों की श्रेणी में ही रखा गया है। इन दोनों को विकासशील श्रेणी में ही रखा गया है। विकसित देश कौन है जरा लिख लीजिए। उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और सिंगापुर, यह विकसित देश हैं। हेडिंग डाल लीजिए दूसरी दुनिया। इसमें भूतपूर्व सोवियत संघ के देश शामिल किए गए हैं। इसमें भूतपूर्व सोवियत संघ के देश शामिल किए गए हैं। फिर हेडिंग डालिए तीसरी दुनिया।
तीसरी दुनिया, इसमें विकासशील देशों को रखा गया है, इसमें विकासशील देशों को रखा गया है। इनकी संख्या सर्वाधिक है, यानी सिर्फ 40 विकसित तो छोड़ दें तो बाकी सब विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं, तो इनकी संख्या सर्वाधिक है। चौथी दुनिया, वे विकासशील देश, हेडिंग डालिए चौथी दुनिया, लिखिए वे विकासशील देश जो तेल के आयातक हैं, तथा तेल की कीमतें बढ़ने पर आर्थिक संकट का सामना करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था, हमने लिख लिया। आप सब देखते हैं लिखने में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखाई गई। आपको जो चीज़ें नहीं लिखाई गई वो आपके इकोनॉमिक्स से इरेलेवेंट, मतलब असंबद्ध थी, उनको आपके नॉलेज के लिए, बहुत सारी ज़रूरतों के लिए बताया गया था। अब ज़रा इन नोट्स को अगर आप भव्य बनाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो निश्चित ही आप बेहतर करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ लिख जाती है वो आपके माइंड में बहुत समय तक रहती है। लिखने के साथ साथ अगर उसको आप 1-2 बार दिन में रिवाइज कर लेते हैं तो वो और समय तक रहती है। इसी तरह अगर आप हफ्ते में 1 बार वो चीज़ पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो ये एक पढ़ाई का रूल होता है जिसको आप नियम मान लीजिए, इसको नियमित रूप से आप करते रहिए। बस इकोनॉमी में यही करना है। धन्यवाद। इसके बाद हम कल से अगले टॉपिक्स पे स्टार्ट करेंगे जिन पे हम विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, ज़रा उन पे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हम कृषि पे आ जाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर जो आपका पहला टॉपिक था उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन आपने दूसरा टॉपिक जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर इसलिए पहले पढ़ाया है मैंने क्योंकि अगर आप किसी देश की राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में, इकोनॉमी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे पॉइंट उससे रिलेटेड मिलेंगे, तो वो आप आसानी से समझ पाएंगे। अब जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको तो मैं बताऊँगा प्राथमिक सेक्टर का कृषि है, मत्स्य पशुपालन है, इसका प्राथमिक क्षेत्र में GDP में 16% योगदान। अब आप सोचेंगे प्राथमिक सेक्टर कौन सा होता है, तो ये जो सेक्टर थे, क्षेत्र थे, ये सब पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ठीक है। तो खूब मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मेरा सपना बस इतना ही है कि मैं आपको अच्छा MPPSC का एक अधिकारी बनता देखूं, ठीक है। इसके साथ मैं आपकी क्लास आज यहीं से समाप्त करता हूं। धन्यवाद।